आज हम लोगों को स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 5 कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन की प्रोसेस तो सेम है जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो फिर इसमें अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में प्रोसेस मतलब टाइट्रेशन की बेसिक प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। फिर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, आओ देखते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेसिपिटेशन में देखा था वहां प्रेसिपिटेशन हो रहा था, वैसे ही यहां पर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। समझते हैं क्या चीज होती है। देखो आप लोगों ने क्लास 12th में, जिन बच्चों ने जल्दी में किया है उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता था, उसके साथ में कुछ कंपाउंड होते थे, है ना, A2 B2 करके, और इस तरह से बंद होता था, कुछ चार्ज होता था इसके ऊपर। इस टाइप से आप कंपाउंड्स पढ़ते थे, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड पढ़ते थे, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या इनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। पीडीएफ बेटा आपकी आज मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है ना। पीडीएफ रेडी हो गई है, उसको मैं आज अपलोड कर दूंगा। शाम को शायद जैसे सेकेंडरी क्लास ले लूंगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा सारी। पीछे वाली कुछ रह गई और भी ज्यादा, उनका हिंदी कन्वर्जन बचा हुआ था वो हो गया है, वो साथ में अपलोड कर दूंगा। तो इन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इनमें खासियत क्या है, इनकी खासियत ये होती है कि ये जो मेटल होता है, ठीक है, इस मेटल के अंदर हम सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, S, P, D, F, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये इतना डिटेल जाना नहीं है, जस्ट थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इन्हीं के अंदर हम लोग S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर 3 ऑर्बिट होते हैं, आपने सुना होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग में दिलवा रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अब जो नॉर्मल अगर हम बात करें किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की, किसकी बात कर लें, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स भी बोल देते हैं उनको हम लोग। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है ऑर्बिट में। तो मान लो अगर क्लोरीन है तो या हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस वाले जो ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, कार्बन का होता है, 1 हाइड्रोजन का होता है। बेसिक सा फंडा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। बट यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं इनके जो होते हैं ना SPD, ये खाली होते हैं, पूरे पूरे खाली होते हैं, ठीक है। आगे D होता है, D के अंदर 5 होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे हो। तो यहां पर होगा क्या, ये जो दूसरे एटम्स जो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को हम लोग डोनर एटम्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इन लोगों को हम लोग, इन लोगों को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, एक नाम है इनका लिगेंड्स, और इनको हम लोग डोनर एटम भी बोल देते हैं। बस इतना ही। अब समझो कहानी क्या है, कहानी समझ लो तो समझ में आएगा कि सब कुछ सेम है, बस जो अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, बस वो चीज डिफरेंट होती है। तो यहां पर जो ये वाले होते हैं एटम, जैसे कि A है, ठीक है, तो जो A है यही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में डालेगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाता है। तो इसी टाइप जब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। और इस टाइप की जब चीजें होती है तो वहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, तो वहीं से फिर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बस यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरीके से, एक अलग सा थोड़ा सा कह सकते हैं कि
कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, वो पूरा डिटेल प्रोसेस है, वहां नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल क्या, जैसे प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेशन बन रहे थे, यहाँ पर जो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो इस तरह से होती है कि कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब समझते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि टाइट्रेशन में सारे जो बेसिक टर्म्स है वो हमारे क्लियर रहे। तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसे हम समन्वय यौगिक हिंदी में, ठीक है, या समन्वय संकुल भी कहते हैं। खैर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें कि आप लोगों ने किस हिसाब से क्या पढ़ा हुआ है। अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन। अब समझो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देता है ये क्या होगा, याद आ रहा है, दिस इज अ ल्यूइस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये मेटल, ठीक है, ये मेटल क्या होगा, ये ल्यूइस एसिड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बेटा, यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा 1 मार्क्स का, ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू हैं आपके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत आएगी। आगे आते हैं, तो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड बेस्ड रिएक्शन इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन कॉल्ड लीगेंड्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो या इनके ऊपर चार्ज हो, डिपेंड करेगा, ठीक है, इनको लीगेंड्स बोलते हैं। बॉन्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम जो मैंने यहां बताया, सेंट्रल मेटल एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड क्रिएट करते हैं एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो यहां पर सीधी सी बात क्या है, अगर मैं ये चीज ना बताऊं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो यहां पर जो आपकी डेफिनेशन आएगी ना, ये डेफिनेशन आपको रटनी पड़ जाएगी। और मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं होता हूं कि यार याद करना वहां अलग बात है, एग्जांपल याद करने, चीजें याद करने, लेकिन कोई टॉपिक है ना कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स उसमें क्या है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है और बॉन्ड बनाता है, सिंपल सी कहानी, उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इन विच वन एटम, जो एक एटम है जिसको हम डोनर एटम भी कहते हैं, सप्लाइज बोथ इलेक्ट्रॉन, वो ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से अलग होती है। जैसे हमने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और मिलकर फिर बॉन्ड बना रहे हैं। यहां पर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल जैसे इस टाइप से एग्जाम्पल देखो, K2 है ना, बीच में पैलेडियम है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे पोटेशियम, ये आयरन, ये बीच का आयरन हो गया। अब जो बीच के मेटल होते हैं, देखो ये पैलेडियम, ये हमेशा मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, जिनके पास खाली अपने क्या होंगे, शेल्स रहते हैं, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी रहता है। अब मेटल्स जो हमेशा ही क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इसको हम सेंट्रल मेटल भी बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, तो ये हमेशा क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट, लीगेंड्स आर ल्यूइस बेसेस, लीगेंड्स हमेशा बेस रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दे बाइंड टू सेंट्रल मेटल बाय डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर थ्योरी याद है एसिड बेस थ्योरी वाली, तो ये चुटकियों में समझ में आ रहा होगा। टू द मेटल एटम, ये बीच वाला मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी होता है, हो सकता है। लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, तो लिगेंड्स को ही हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ 1 मार्क्स में। लिगेंड्स के टाइप होते हैं, यूनिडेंटेड जिसे एक दंती कहा जाता है, डाइडेंटेड द्विदंती कहा जाता है, पॉलीडेंटेड बहुदंती कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब कैसे, यूनिडेंटेड का मतलब कैसे, अमोनिया को ले लें हम लोग, यहां पर सिर्फ एक ही एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जहां पर सिर्फ एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम यूनिडेंटेड कहते हैं। डाइडेंटेड जहां पर 2 डोनर एटम होते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, C इथेन है ना, ठीक है, और C यहां पर आ जाएगा NH2 और NH2, बाकी अपनी फिलिंग कर लोगे यहां पर CH2 और CH2। कंपाउंड क्लियर हो रहा है, इथेन 1,2 डायमीन, NH2 और NH2। अब यहां पर ये वाला
एटम भी डोनेट कर सकता है और ये वाला एटम भी डोनेट कर सकता है, 2 एटम डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इसे डाइडेंटेट कहा जाता है। ठीक है, पॉलीडेंटेट इसमें बहुत ही अच्छा और फेमस एग्जांपल, और यही पूछा भी जाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन या टेट्रा एसिटिक एसिड। आयन की फॉर्म में तो आयन और कंप्लीट है, वैसे अगर सिंपल पूछता है EDTA का फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म, तो टेट्रा एसिटिक एसिड बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके पास 6 एटम होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ क्या है, ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर यहां पे भी आगे डिस्कस किया हुआ है ये। ठीक है, ये देखो इथाइलिन यानी कि बीच में डबल बॉन्ड हो गया, डायमीन 2 अमीन लगे हुए हैं, और टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4। ठीक है, 4 इधर लगे हुए हैं, और ये जो यहाँ पर ये है ना OH वाला, ये यहाँ से H हटा देता है आपने, मैं बताता हूँ, ये H हटा देगा आपने, तो माइनस 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 माइनस, और ये वाले अपने 2, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इसके पास क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये बीच का जो मेटल एटम है वो 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 1 2 3 और 4 जब H हट जाएगा, और 2 नाइट्रोजन। 6 इसके अंदर एटम्स ऐसे मौजूद हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग बना सकते हैं, और जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो देखो कैसा क्या लग रहा है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर सा बन जा रहा है। इस रिंग टाइप के स्ट्रक्चर को किलेशन या चिलेशन कहा जाता है, अभी पढ़ेंगे उसको। ये एक्चुअली इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो अभी बातें आएंगी बाद में। ठीक है, तो यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, ये क्लियर हो गया। इसका फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, मेटल एटम या आयंस जो कि लेविस एसिड होते हैं, वो क्या करेंगे, दे एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए उन्हें लेविस एसिड कहा जाता है। किससे एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस से। लुईस बेस कौन है, लिगेंड से। तो ध्यान रखेंगे लुईस एसिड कौन होगा और लुईस बेस कौन होगा हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर ये आपका एक बहुत ही अच्छा MCQ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में लुईस एसिड सेंट्रल मेटल एटम और लुईस बेस कौन होते हैं, लिगेंड्स होते हैं ऑलवेज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विद इन लिगेंड्स के अंदर द एटम दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये अमोनिया है, इसमें N डायरेक्टली बॉन्ड करेगा तो इसको कहते हैं हम लोग डोनर एटम। ठीक है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो इसको डोनर एटम कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर के, कि होते क्या हैं, यहाँ पे यूनिडेंटेट डाइडेंटेट का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लुईस एसिड लुईस बेस कौन होंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 12th का है। फिर बता दूं मैं किसका है, क्लास 12th का। अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो वहां पर ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं होगी, वहां पर आपको सीधा यहां से स्टार्टिंग होगी। अभी आगे बताते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, इसमें एक सवाल ये आता है कि हम लोग EDTA को ही हमेशा क्यों चूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट। EDTA को ही हम लोग हमेशा टाइट्रेंट के तौर पर क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसका जैसे मैंने एग्जांपल यहां ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इसके एक तो 6 डोनर एटम होते हैं, और जब ये रिएक्ट करता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा ये। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं क्योंकि रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो कह रहा है व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड इज यूज्ड, इट्स 2 और मोर डोनर एटम बाइंड टू अ सिंगल मेटल आयन। अगर हम बाई या पॉली को यूज करते हैं तो उसके कई सारे एटम सिंगल मेटल आयन से जुड़ जाते हैं। इट इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो मल्टीपल एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्डिंग बनाता है, उसको हम लोग किलेट, ठीक है, इसे किलेट भी बोलते हैं, किलेट लिगेंड कहा जाता है। सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, किलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर। एंड दीज आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन यूनिडेंटेट लिगेंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, अगर
ठीक है। उसके बाद ए लगा हुआ है, इधर ए लगा हुआ है, फिर इधर बी लगा हुआ है, इधर बी लगा हुआ है। इस टाइप से कोई बॉन्डिंग होगी, इसकी बजाय अगर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ओके। मोर स्टेबल देन यूनिट एंडेड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज रिंग फॉर्मेशन को दूसरा वर्ड क्या है, किलेशन। ये जो रिंग सी बन गई है इसको किलेशन कहा जाता है। ठीक है, चिलेशन भी बोल देते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, इसीलिए हम इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो योर एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे, मैं बताता हूं। और फिर से मैं फिर कह दूं, मैं जहां जहां बोलता चलता हूं कि एमसीक्यू है, मतलब आप उसको मार्क करते चले। आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक कोई और होगा, और साथ में एक वाला एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए इनमें से चिलेटिंग एजेंट कौन सा है, किलेटिंग एजेंट कौन सा है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। बस EDTA चिलेट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल। इसकी एक और खासियत है, लगभग हर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फॉर्म द बेसिस फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक बेस भी है। ठीक है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। EDTA का फुल फॉर्म, EDTA का स्ट्रक्चर, ये वाला, ये दो चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, याद करके जानी है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास बेसिक। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि आपको अगर किसी बुक में पढ़ोगे तो डायरेक्ट यहां से लिखा हुआ मिलेगा कि भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। तो बोलेगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड चिलेटोमेट्री इज अ फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये भी एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रकार होता है जिसमें जो टाइट्रेंट होता है, जो कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, एंड एनालाइट फॉर्म आ कॉम्प्लेक्स। इतना लिख दिया कि भाई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स है क्या, कहीं पे ये एक्सप्रेशन नहीं देगा कि भाई एक ही एटम है डोनेट कर रहा है, ये वो पिछला थोड़ा सा बेस बता दिया ताकि 12th में अगर जो बच्चे आए हैं अभी 12th करके तुरंत ही, उनके दिमाग में ये बातें रिवाइज हो जाएंगी। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, दूसरी चीज क्या है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है हमारा एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को। कॉम्प्लेक्स बन रहा है साथ में कलर्ड कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब खुद से बना के लिख सकते हो आप लोग। The most commonly used complexing agent in complexometric titration is इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म याद कर लो एकदम से, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है। विच फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मैनी मेटल साइंस। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। जो सेंट्रल मेटल आयन से बंधेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन EDTA इज अ टिपिकली यूज्ड बिकॉज इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द मेटल आयंस। हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में EDTA को यूज करते हैं, ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, चिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिगेंड, जहां पे लिगेंड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है सिंगल मेटल के साथ और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसको हम चिलेशन कहते हैं। इंडिकेटर्स पता ही आपको क्या होते हैं। ओके, इंडिकेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड पॉइंट भी आपको पता है। पीएच कंट्रोल, यहां पर हमको इस पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वही चीज लिखी हुई है। यहां पर हमको पीएच को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज क्रूशियल, निर्णायक होता है इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपका एक एमसीक्यू हो गया कि किस, वैसे तो सभी में ही है लेकिन यहां पर स्पेशल है, पीएच को कंट्रोल करना है बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। वो जो EDTA और मेटल का कॉम्प्लेक्स बना है ना, टाइट्रेंट नीचे गिरा जाकर के उसने एनालाइट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया इस टाइप से। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो पीएच पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पीएच। वो किस पे डिपेंड करती है, पीएच पे। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफन एडेड टू मेंटेन द एप्रोप्रिएट पीएच। इसीलिए वहां पर हमको पीएच को मेंटेन करने के लिए यहां पर हमको बफर सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़ती है। बात क्लियर हो गई, ताकि हमारा पीएच उतना का उतना ही रहे और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है एनालाइट के साथ रिएक्ट करके वो स्टेबल बना रहे। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल
देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स में टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल वाटर सॉल्युबल। प्रेसिपिटेशन में हमारा जो प्रेसिपिटेट बन रहा था वो इनसॉल्युबल था, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कब बनता है? जब टाइट्रेंट जो होता है यानी कि जो मेटल आयन है और यानी कि जो एनालाइट मेटल हमारा जो इस सैंपल में पड़ा हुआ है, इस सैंपल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? मेटल पड़ा हुआ है। ऊपर से कौन आया हमारे पास? EDTA आया, उसने मेटल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लिया। EDTA हमारे पास क्या है? टाइट्रेंट है। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग एन इंडिकेटर। एंड पॉइंट कैसे आ रहा है? एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग एन इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर व्हेन द मेटल आयन इज फुल्ली कॉम्प्लेक्स्ड। ठीक है, जब मेटल आयन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, अभी देखेंगे इंडिकेटर वाली। मेटल जो होता है पहले इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, फिर इंडिकेटर जैसे खाली होता है उसका कलर फिर अलग हो जाता है, उसका भी बात करेंगे उसके ऊपर। तो फिलहाल क्या है, कलर कैसे आएगा? जैसे ही सारा का सारा मेटल आयन EDTA के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो सिंपल से यहाँ पे एक जो बेसिक रिएक्शन की जरूरत नहीं, वैसे मेटल EDTA के साथ रिएक्ट करके MEDTA कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मेटल कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA हमको पता ही है क्या होता है, और MEDTA कॉम्प्लेक्स है। खैर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, केवल आप इतनी रिएक्शन चाहो तो लिख करके आ सकते हो। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल कुछ इसमें खास नहीं है। इंडिकेटर की बात कर ले। यहाँ पर इंडिकेटर का थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझना है कि क्या सीन है इंडिकेटर का। इंडिकेटर सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ऑफन रेफर टू एज मेटल आयन इंडिकेटर। इसको हम लोग मेटल आयन इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये जाकर के मेटल के साथ पहले बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयंस। जो हमारे पास एनालाइट है इसमें मेटल है, मेटल के साथ इंडिकेटर मिलके इंडिकेटर डाला तो एक अलग तरीके का कलर आया था एक। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन इन्वॉल्व्स द कंपटीशन बिटवीन द इंडिकेटर एंड द टाइट्रेंट फॉर द मेटल आयंस। अब होता क्या है, धीरे धीरे ऊपर से कौन आ रहा है? टाइट्रेंट आ रहा है, यानी कि हमारा EDTA आ रहा है। जैसे ये नीचे जाएगा ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो ये इंडिकेटर वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। इंडिकेटर मेरा फ्री हो जाएगा। इंडिकेटर मेरा क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेटल है EDTA के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। शुरुआत में जैसे हम इंडिकेटर डालते हैं तो मेटल इंडिकेटर मिल करके कॉम्प्लेक्स बना लिया और एक कलर आ गया। दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ डिस्टिंक्ट कलर। मेटल इंडिकेटर मिलके एक अलग तरह का कलर देते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री इंडिकेटर। मेटल इंडिकेटर का जो कलर होता है वो अगर इंडिकेटर फ्री हो जाएगा तो फ्री इंडिकेटर एक अलग तरह का कलर देता है। बस यही एक कहानी है इसकी। हमने फिर ऊपर से क्या डाला? टाइट्रेंट, EDTA डाल दिया। EDTA आकर के मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो ब्रेक नहीं करेगा। हमारे पास क्या होगा? इंडिकेटर फ्री होता चला जाएगा। ड्यूरिंग टाइट्रेशन EDTA कंपीट मतलब कॉम्पिटिशन कर रहा है कि इंडिकेटर को हटा करके खुद मेटल के साथ फिट हो रहा है। इनिशियली द मेटल आयन इज बाउंड टू द इंडिकेटर गिविंग द सॉल्यूशन अ स्पेसिफिक कलर। शुरुआत में तो मेटल इंडिकेटर के साथ लगा हुआ एक खास कलर दे रहा है। एज द EDTA एडेड, जैसे जैसे EDTA को ऐड करते जाएंगे इट ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द इंडिकेटर। EDTA धीरे धीरे एक एक करके मेटल आयन के साथ ऐड होता चला जाएगा और इंडिकेटर्स हटाता जाएगा उसके पास से, उसमें जितने भी मेटल आयन होंगे। ठीक है, फ्रॉम द मेटल आयन ड्यू टू इट्स हायर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, एंड पॉइंट क्या होगा? एट द एंड पॉइंट ऑल द मेटल आयंस आर कॉम्प्लेक्स। सारे मेटल आयन को EDTA अपने साथ बांध लेगा और सारे इंडिकेटर फ्री हो जाएंगे। इंडिकेटर के एटम सारे फ्री हो जाएंगे। द फ्री इंडिकेटर हैज अ डिफरेंट कलर। उसका कलर अलग होता है जो कि सिग्नल दे देता है कि हाँ अब सारे मेटल्स कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, मतलब EDTA के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब ये कलर आ गया, यानी कि सारे इंडिकेटर फ्री हो गए, तभी वो हमारे पास कलर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें? तो यहां पर जो हम इंडिकेटर लेते हैं उसका एक एग्जांपल है एरियोक्रोम ब्लैक टी EBT इंडिकेटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपका आ चुका कई बार। ठीक है, क्या कह रहा है? कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ जो ये होता है EBT, ये वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ओके। When EDTA added, it displaces EBT from the metal ion and free EBT has a blue color। जो फ्री होता है EBT आखिर में जब अलग कर दिया जाएगा तो ये हमको क्या देता है? ब्लू कलर देता है। तो यहां पर इंडिकेटर का मैकेनिज्म फ्री होकर ये कलर दे रहा है, ये भी एक थोड़ा सा
अलग कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, पीएच का रोल क्या है? अब पीएच का रोल देखो क्या है। द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इंडिकेटर कितना इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल एरियोक्रोम ब्लैक टी वर्क्स बेस्ट एट पीएच 10। अगर पीएच 10 होगा तो ये काफी अच्छी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम से बाइंड हो पाएगा पूरी तरीके से, तो एक अच्छा कलर निकल के आएगा। और फिर जब ऊपर से ईडीटी आएगा उसको हटाएगा तभी हमको वो कलर जाता हुआ और दूसरा कलर आता हुआ समझ में आएगा। At lower pH, the indicator may not bind strongly to the metal ion, leading to inaccurate result. अगर pH कम कर देंगे तो हो सकता है कि इंडिकेटर उतनी अच्छी तरीके से मेटल आयन से बाइंड ना हो, और बाइंड नहीं होगा तो उतना अच्छा कलर नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे pH का रोल है हमारे पास। कॉमन इंडिकेटर है, या आप इसको याद कर सकते हो। ये तो आपको पक्के से याद ही करना, पहला वाला कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके। प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर प्रोसीजर अब आप लोग कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जिसको एनालाइज करना है, जैसे कि मान लो हमको वाटर सैंपल लेना है, उसके अंदर हमको कैल्शियम और मैग्नीशियम को चेक करना है। ठीक है, हम अपना स्टैंडर्ड ईडीटीए का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। हम अपना बफर सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे कि पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसका बनवा लें। कुछ ड्रॉप डाल देंगे इंडिकेटर के। ठीक है, इंडिकेटर डाल देंगे, जैसे मान लो एरोक्रोम ब्लैक टी डाल दिया तो वाइन रेड कलर आ जाएगा। फिर हम टाइट्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस वही सारी है, यहाँ पे लिख दी थोड़ी सी मैंने, कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि कैसे क्या लिखना है तो एक आइडिया मिल जाएगा। फिल अप ब्यूरेट को भर देंगे ईडीटीए से, ऊपर से फिर गिराते रहेंगे स्लोली करके, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में जो फ्री मेटल होंगे उनसे वो जुड़ेगा ईडीटीए, उसके बाद जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेटल आयन इंडिकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर ईडीटीए उनके साथ जुड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ईडीटीए ऐड होगा, रिएक्ट विद मेटल आयन इन सॉल्यूशन फॉर्म मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। द इंडिकेटर विच इनिशियली बाइंड टू द मेटल आयन, जो शुरुआत में मेटल आयन से बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे अलग होता जाएगा और एक अलग कलर देता चला जाएगा। जब सारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होगा ईडीटीए के साथ, इंडिकेटर पूरी तरीके से हट जाएंगे तो उसका एंड पॉइंट कलर अलग आ जाएगा, और जो कि एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा? एंड पॉइंट जब आएगा तो शार्प कलर चेंज इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एकदम से कलर चेंज आएगा, शार्प कलर चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरोक्रोम ब्लैक टी की बात करें, जो कलर चेंज है वो रेड से या वाइन रेड से, ठीक है, ब्लू में, रेड से एकदम से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेड से एकदम ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लेंगे, हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन वही M1 V1 वाला अपना लगा देंगे। ठीक है, या आपको सैम्पलिंग के लिए ये एक उदाहरण एग्जांपल आप ले सकते हो, इसका इतना सैंपल, इतना सैंपल, इतना सैंपल, अपना वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर देंगे। जो मैंने कैलकुलेशन के एग्जांपल दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि अगर 5 नंबर में है और जो बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है कि आप याद कर सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल याद करके जाइएगा और जरूर लिख करके आइएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है मास्किंग एंड डी मास्किंग। सिंपल सी बात समझो, मास्किंग मतलब मास्क पहना दिया किसी को, और डी मास्क मतलब किसी का मास्क हटा दिया। तो मास्किंग क्या है? सिंपल सी कहानी समझो। यहाँ पर आपको केवल क्या चीज याद रखनी है। मान लो हमारे पास एक एनालाइट सैंपल है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि केवल और केवल हमारा कैल्शियम टाइट्रेट हो। हम किसको टाइट्रेट करना चाहते हैं? टाइट्रेट कैल्शियम ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को। लेकिन जब टाइट्रेशन ऊपर से गिरेगा तो मैग्नीशियम को भी कॉम्प्लेक्स करेगा वो। तो यहां पर हम लोग एक खास तरीके का एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब केमिकल का, जो क्या करेगा, इस मैग्नीशियम के साथ बंध जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी कि इसको एक तरह से मास्क कर देगा। अब जो ऊपर से टाइट्रेंट गिरेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के साथ ही रिएक्ट करेगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टाइट्रेशन का वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के लिए आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये हो गया मास्किंग। दिस इज द मास्किंग। हमने मास्क कर दिया, एक को छुपा दिया एक केमिकल डाल करके। उसके एग्जांपल यहां देख लेंगे क्या केमिकल है। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि अरे भाई अब कैल्शियम का तो हो गया, कैल्शियम ऑलरेडी अपना कॉम्प्लेक्स बना चुका है, यानी कि कैल्शियम हट चुका है, अब केवल क्या बचा? मैग्नीशियम। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कितना मैग्नीशियम वही पता चल जाए, तो हम एक दूसरा केमिकल डालेंगे इसके अंदर,
जो इसको हटा देगा यहां से, और मैग्नीशियम हमारा फ्री हो जाएगा, और मैग्नीशियम हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है, और अब हम जब टाइट्रेशन करेंगे ऊपर से EDTA गिरेगा, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, अगला रिजल्ट हमको मैग्नीशियम के लिए मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये जो जिसने मैग्नीशियम को फ्री कर दिया जिस एजेंट ने, इसको हम कहते हैं डी मास्किंग एजेंट। तो इससे फायदा ये है कि एक ही बार में हम लोग लगातार कितने भी हमारे पास अगर आयंस हैं तो एक ही उसमें हम लोग सेटअप में टाइट्रेशन कर सकते हैं, बार बार अलग से नया सेटअप हमको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसको पढ़ लेते हैं। तो मास्किंग क्या है? तो मास्किंग इज द प्रिवेंटिंग एन अनवांटेड मेटल आयन, जो मेटल आयन हम नहीं चाहते, अनवांटेड, जैसे हम मैग्नीशियम नहीं चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे हमारे टाइट्रेशन से, टाइट्रेंट से, सॉरी। द मास्किंग एजेंट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो मास्किंग एजेंट हम यूज करते हैं वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेटल आयन के साथ, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय EDTA। यानी कि हम जो एजेंट इस्तेमाल करेंगे वो मैग्नीशियम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के अपने पास रख लेगा। अब EDTA चाह करके भी इसकी बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसकी बॉन्डिंग से। अब मास्किंग एजेंट के यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साइनाइड है, साइनाइड का एग्जाम्पल दे दिया, काफी कॉमन है ये। जिंक को एक एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग और मास्किंग इन अ टाइट्रेशन। ठीक है, कि कह रहा है जिंक और कैल्शियम को हम टाइट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, यू वांट टू टाइट्रेट ओनली कैल्शियम, लेकिन हमारे सैंपल में जिंक और कैल्शियम मौजूद है और हम केवल कैल्शियम को टाइट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने साइनाइड का इस्तेमाल किया, इसने जिंक को क्या कर देगा, मास्क कर देगा, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस टाइप से। ठीक है, टाइट्रेशन पूरा हो जाएगा, EDTA इसके साथ रिएक्ट करके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा। फिर सिंस Zn2+ इज मास्क्ड, इट डज नॉट रिएक्ट विद EDTA ड्यूरिंग टाइट्रेशन। वो मास्क हो गया, मास्क मतलब कॉम्प्लेक्स को कहीं और बना चुका है, वो हमारा टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है कॉमन मास्किंग एजेंट, किस किस साइनाइड इन सबको मास्क कर सकता है, फ्लोराइड इनको मास्क करेगा। ठीक है, साइनाइड और फ्लोराइड कोई भी दो याद कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। ठीक इसी तरीके से डीमास्किंग एजेंट, डीमास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मास्क्ड मेटल आयन बैक इनटू द सॉल्यूशन। जिसको हमने पीछे मास्क कर दिया था उसको वापस से सॉल्यूशन में लेके आना है, सो दैट इट कैन रिएक्ट विद द टाइट्रेंट, जिससे कि वो टाइट्रेंट से रिएक्ट कर सके और हमारा उसको भी कैलकुलेट करने का जो काम है पूरा हो जाए। ठीक है, टिपिकली डन आफ्टर फर्स्ट टाइट्रेशन। इसको हम जनरली कब करते हैं, डीमास्किंग, जब पहला टाइट्रेशन हो जाएगा तभी तो जरूरत पड़ेगी दूसरे की, तो उसके बाद ही करते हैं। ठीक है, डीमास्किंग इन्वॉल्व अ रिएजेंट, यहाँ पे अगेन हम एक केमिकल को ऐड करते हैं जो ब्रेक करेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। पीछे जो कॉम्प्लेक्स बन गया था, जैसे कॉम्प्लेक्स बन गया था पीछे, इस वाले कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा और जिंक को फ्री कर देगा। ठीक है, देयरबाय फ्रीइंग द मेटल आयन। पर्पस क्या है इसका डीमास्किंग का? डीमास्किंग अलाउज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीपल मेटल आयन सीक्वेंशियली। हम उसके अंदर जितने भी मेटल आयन हैं उनको एक एक करके क्या करना चाहते हैं, टाइट्रेट करना चाहते हैं, बार बार अलग से सैंपल नहीं लेना चाहते। तो वो सीक्वेंसली एक बाय स्टेप करके वो एक एक करके हम लोग उनको टाइट्रेट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डीमास्किंग, इसका वही जिंक और कैल्शियम का ले लिया। ठीक है, हमने पहले साइनाइड डाला था, साइनाइड ने क्या कर लिया था, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया था, हमने कैल्शियम को टाइट्रेट कर लिया। ठीक है, जिंक का ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, द फ्री जिंक आयन नाउ बी टाइट्रेटेड विद EDTA टू डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, तो जब कैल्शियम कर लेंगे तो उसके बाद हम यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ऐड किया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे, वो इसको तोड़ देगा और हमारा जिंक आयन फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये कुछ डीमास्किंग एजेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड किसके केस में यूज किया जाएगा, जैसे जिंक, निकल, कोबाल्ट को फ्री करने के लिए। थायोयूरिया मरकरी, कॉपर, कैडमियम को फ्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोई भी एक या दो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल में, दैट्स इट। ठीक है, तो मास्किंग डीमास्किंग एग्जाम्पल डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, बस इतना इसमें करना है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आता है। क्लियर है बातें? बातें क्लियर हैं? चलिए इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और इसके जो नोट्स हैं वो अभी मैं आज ही अपडेट कर दूंगा, इसके भी कर दूंगा और बाकी वाले भी कर दूंगा। पढ़िए, तैयारी कीजिए।
ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट।